नमस्कार सभी को, मेरा नाम है भारती और मैं इस लेक्चर में 1600 से लेकर 1905 तक का मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा टाइमलाइन और उस टाइमलाइन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसा कि डार्क यूपीएससी का हमेशा से मोटो रहा है कि आप इस एग्ज़ाम को अगर पूरी तरह से कंप्लीट करने को चलेंगे तो शायद आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करिए जहाँ से सवाल आ रहे हैं, जो असल में यूपीएससी पूछ रहा है। और अगर हम इस तरह से तैयारी करते हैं तो हमारा जो तैयारी करने का जो हमारा पूरा सिलेबस है वो भी बहुत कम हो जाता है, वो बहुत सीमित हो जाता है। तो 1905 के बाद का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो अभी कुछ दिन पहले ही लेक्चर अभी अपलोड किया गया है। मेरा इस लेक्चर में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से मैं शुरू करूंगी आपका टाइमलाइन टिल 1905। तो शुरू करते हैं। सी आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि कहीं कहीं बीच में मैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी भी समझाऊंगी, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये आ कहाँ से गया। मगर टाइमलाइन मैं बीच बीच में आपको इंडिकेट कराती रहूंगी, आपको याद कराती रहूंगी, क्योंकि एक बात याद रखना, अभी हाल फिलहाल में भले क्वेश्चंस कम हो गए मॉडर्न हिस्ट्री के, मगर आपके दिमाग में अगर टाइमलाइन है ना, तो अगर कभी सरप्राइज वे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी में आए, सीएस मतलब सीएससी में आए, सीडीएस में आए, या आपके स्टेट्स सर्विसेज में आए, आपको ये हेल्पफुल होगा अगर आपका एक टाइमलाइन क्लियर है। तो उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, एलिमिनेट कर सकते हो कई सारी चीजें। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू होता है। सबसे पहले आते हैं हमारे पोर्टुगीज। वास्को ड गामा का पिक्चर बचपन से एनसीईआरटी में और किताबों में देखते आ रहे हैं, उतना तो पता ही है हमें। तो पोर्टुगीज से शुरू करते हैं, धीरे धीरे मैं टाइमलाइन आपको बताती रहूंगी। 1498 में ये भाई साहब आते हैं और इनके बारे में कुछ-कुछ चीज़ें, मतलब पोर्टुगीज़ के बारे में बहुत लिमिटेड चीज़ें पता है। जो ये जो नोट्स है ना, आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इतने में से ही कर लो, यू विल बी एबल टू टैकल क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू एलिमिनेट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ व्हाट आवर गोल इज़। हमारा गोल यही है कि हम एलिमिनेट कर पाएँ और आंसर तक पहुँच गए, ना कि सारे क्वेश्चंस ही हमें सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट आवर गोल। तो पोर्टुगीज़ से शुरू करते हैं। इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, ठीक है? और वास्को ड गामा सबसे पहले आए, इन्होंने ये कैलिकट पर आए। ज़मोरिन किंग ने इनका वेलकम किया। ये वाला क्वेश्चन कभी-कभी पीसीएस वगैरह में मैं देख रही थी, कुछ-कुछ पूछ रहे थे। 1502 में ये भाई साहब फिर से आते हैं। तीन ट्रेडिंग स्टेशन ये लोग शुरू में बनाते हैं। पहला कोचीन में, दूसरा कैलिकट में, तीसरा कन्नानौर में। कोचीन इनका फर्स्ट कैपिटल भी होता है 1503 में। जो चीजें लिखी हुई हैं सिर्फ उतना याद करना, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं अल्मीडा भाई साहब। अल्मीडा भाई साहब को का नाम सुनते ही बस वाटर याद करना, वाटर याद करते ही कई सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इनके बारे में क्या क्या याद करना है, तो याद रखना ये फर्स्ट गवर्नर है। इनके बारे में ब्लू वाटर पॉलिसी पूछता है, सी सुप्रीमसी, और ये सिर्फ ओनली कॉमर्स रिलेटेड इनका काम जो भी था वो रहा, और कार्टर सिस्टम। मैं इन चीजों को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। बस थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर इसके बाद एल्बुकुर्क आएंगे। इन्होंने वास्तविक नींव रखी पोर्टुगीज की इंडिया में। गोवा कैप्चर किया बीजापुर के रूलर से। भतकाल किया कैंडी से कैप्चर। कैंडी मतलब कृष्णदेव राय ऑफ कोर्स। मैरिंग नेटिव्स, बैनिंग ऑफ सती। इनके बारे में यही चीजें, तीन चार चीजें बस जाननी है। इसके बाद नीनो दा कुन्हा। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया कोचिन से गोवा। गोवा अब कैपिटल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। गोवा पोर्टुगीज का इंपॉर्टेंट सेंटर बहुत आगे तक रहेगा। जैसे अभी मैं आपको टाइमलाइन तो बता रही हूँ कि 1498, बस पोर्टुगीज का टाइमलाइन बता रही हूँ मैं। एक अभी मैं 1498 से लेके पूरा एकदम लाइन से चलूंगी कि इस ईयर में क्या क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हम लोग देखेंगे। पर पोर्टुगीज का भी समझ लो कि कोचिन से गोवा, गोवा, और इन्होंने बसाइन एंड दियू भी कैप्चर किया। इसके बाद 1613 में बैटल ऑफ स्वाली, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से ये किसके बीच होगा, पोर्टुगीज वर्सेस ब्रिटिश के बीच। मतलब 1613 तक ब्रिटिश भी कहीं आ गया, अभी हमें आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और सूरत सबसे पहले कैप्चर कर लिया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने यहाँ से जीतकर, और सूरत उनकी पहली फैक्ट्री बनेगी, अभी विल सी। और 1961 में पोर्टुगीज जाएंगे। तो पोर्टुगीज का कहानी क्लियर। वास्को द गामा आए, जमोरिन किंग से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तीन जगह ट्रेडिंग स्टेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, कोचिंग को कैपिटल बना रहे हैं, अल्मीडा आ रहा है, वाटर वाटर वाटर, अल्बुकुर्क वास्तविक नींव, गोवा केंडी, और नीनो दा कुन्हा गोवा को कैपिटल बना दिए, बैटल ऑफ स्वाली हुआ। बस ठीक है, याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गए इंग्लिश, ब्रिटिश। भाई इनसे हमारा बहुत आगे तक, दूर तक रिश्ता चलेगा। 1600 में सबसे पहली बार आएंगे, और उस वक्त जब ये आएंगे तो अकबर रहेंगे, ठीक है, अकबर। 1611 में इनकी टेम्पररी फैक्ट्री होगी एट मसूलीपट्टनम। याद रखना, अगर कभी पूछ ले कि फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी होगी इंग्लिश की, तो वी हैव टू गो फॉर सूरत ओनली, क्योंकि इनकी जो 1613 में जो स्वाली वाला युद्ध अभी हमने ऊपर पढ़ा है पोर्टुगीज से हो रहा है इनका, इसके बाद इनको सूरत मिलेगा। तो मेन इनका जो पहला फैक्ट्री है वो सूरत ही मानते हैं। टेम्पररी वे में अभी आए हैं, कभी रहने को नहीं है, तो मसूलीपट्टनम में चलो ठीक है बना लेते हैं। और फर्स्ट इन साउथ, फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ भी यही था, मसूलीपट्टनम वाला। और ठीक है, 1613 में सूरत मिल गया इनको, तो सूरत मिल गया। इसके बाद जहांगीर के कोर्ट में गए और फरमान भी ले लिया उनसे। कहाँ कहाँ के लिए, अहमदाबाद के लिए, बरोच के लिए, आगरा के लिए। मतलब सब चालाक थे ना। जहांगीर के कोर्ट में गए, एकदम उस वक्त तो एकदम अच्छे मूड में, एकदम मतलब इज्जत विज्जत देना है, और फरमान ले लिया कि अहमदाबाद, बरोच और आगरा में हम को फैक्ट्री बनाने का सरकार दे दीजिए। उस वक्त तो भेज बना के आते ही थे सब। ठीक है, फिर 1639 में क्या हुआ कि इन्होंने ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एकदम इस ईयर में शिफ्टेड हेडक्वार्टर टू मद्रास, पर ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में। लेटर कैलकाटा भी सीन में आएगा, देखेंगे भी कैसे।
तो याद रखना कि 1639 में मद्रास इनके हाथ में आ जाएगा, 87 में बॉम्बे मिल जाएगा और 98 में कैलकाटा। तो बॉम्बे फ्रॉम पोर्टुगीज, पोर्टुगीज से मिलेगा। उसके पीछे की कहानी है कि वहां भी मेन तो ये सब यूरोप के ही हैं, तो पोर्टुगीज और इंग्लिश वहां पे उनके बीच कुछ शादी ब्याह किसी का हुआ था, तो बॉम्बे ही दे दिया दहेज में, मतलब ऐसे समझ लो, मतलब याद करने के लिए। और 1698 में कैलकाटा मिल जाएगा इन्हें। और लास्ट में फर्रुखशियार से दस्तक पास लेंगे ये लोग, और इनको ट्रेडिंग राइट्स मिल जाएंगे बंगाल, गुजरात, हैदराबाद। ये भी इंपॉर्टेंट, ये जो जगह मैं बता रही हूँ ना, ये दोनों कि फर उसमें जहांगीर वाले में कौन से थे और इसमें दस्तक पास में कौन कौन से, ये फर्रुखशियार से, ये जहांगीर से। ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। अब इंग्लिश का क्लियर हुआ हमें। अब ये जाएंगे 1947 में, याद रखना ये पोर्टुगीज इनके बाद जाएंगे। डच, डच के बारे में, डच डेनिश ये लोग बहुत छोटे लोग हैं, इनके बारे में ज्यादा नहीं याद करना, बहुत थोड़ा थोड़ा चीज। गोल्ड पगड़ा कॉइनेज, बैटल ऑफ कलाचल एक बार पूछा है कहीं। डच वर्सेस कोई मार्तंड थे, रूलर थे, ट्रेवेंकोर के रूलर थे, ट्रेवेंकोर मतलब केरला। 1602 में ये लोग आएंगे, और 1605 में मसूलीपट्टनम इनका फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर होगा, और नागपट्टनम इनका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर उनका पोर्टुगीज का गोवा था, इनका तो मतलब बदलता ही रहेगा, तो हमारा लंबा रिश्ता चलेगा, बताया ही मैंने। और डच का क्या है, नागपट्टनम। और कुछ और भी थे इनके, चिंसोरा, सूरत, पटना, कोचिन, कोचिन इन्होंने पोर्टुगीज को हरा के लिया था। तो कोचिन के बारे में एक चीज है ना, सबसे पहले पोर्टुगीज के हाथ में था, फिर डच जीते, फिर फाइनली इंग्लिश जीत लेंगे लास्ट में, इंग्लिश का मतलब ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। 1759 में बैटल ऑफ बिदारा, कई बार ये भी पूछा है, और इसको चिंसूरा और या हुगली का भी बैटल बोलते हैं। इसमें डच हार जाएंगे और इंग्लिश जीत जाएंगे। ठीक है, 1825 में डच विल लीव इंडिया। डेनिश इनका भी कुछ ज्यादा नहीं है, 1616 में आए, 1845 में चले गए। तंजोर इनका कैपिटल रहेगा, तमिलनाडु में है ये। और सिरमपुर नियर कैलकाटा, यहाँ पे भी इनका कुछ बेस वेस रहा होगा। ठीक है, तंजौर फर्स्ट था इस पर, ठीक है, डज नॉट मैटर। फ्रेंच, फ्रेंच आएंगे 1664 में। ठीक है, आए, सबसे पहले फैक्ट्री बनाया सूर, मतलब फैक्ट्स कहाँ कहाँ है, थोड़े मोटे फैक्ट्रीज जान लो, सूरत है, मसूलीपट्टनम है, चंद्रनगर है, पौंडीचेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पौंडीचेरी ये हथिया कर रखेंगे भैया 1954 तक। 1954 में हमें ये वापस करेंगे अब पौंडीचेरी। और माहे कासिम बाजार, ये सब बस कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि आपको बस ये एसोसिएट करके याद करना है कैसे भी, कि फ्रेंच से माहे कासिम बाजार उनसे एसोसिएटेड होगा। ठीक है, 1740-48 में फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, कर्नेटिक वॉर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके किसके बीच होंगे, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश। अभी आगे मैसूर का भी आएगा, वो अलग होंगे, वो कंफ्यूज नहीं करना है। कैर्नेटिक वॉर जो है वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच होंगे, और ये तीन होंगे। पहला कैर्नेटिक वॉर होगा फ्रेंच इंग्लिश के बीच, जिसमें फ्रेंच जीत जाएंगे, मद्रास को ये लोग कैप्चर कर लेंगे, लेकिन ब्रिटिश चालाक लोग, सरकार हमें वापस दे दो, दे दिया भाई वापस। अभी देखो इनको कैसे हराते हैं सब। फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ये भी इसके बारे में बस याद रखा। फर्स्ट कैनेटिक वॉर, कैप्चर्ड मद्रास, मतलब फ्रेंच जीत गए, एक्सला चैपल की ट्रीटी, और बैटल ऑफ सेंट थॉमस था या थोम, आई विल करेक्ट इट। ठीक है, ये मतलब इसके बारे में बस फर्स्ट कर्नेटिक वॉर में यही हुआ। 1749-54 सेकंड कर्नेटिक वॉर, ये इनकंक्लूसिव, मतलब कोई जीता है वैसे नहीं। बैटल ऑफ एम्बर, सीज ऑफ एरको, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, बस तीन चीजें याद रखो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसमें ये जीत रहे, फ्रेंच अभी मजबूती से चल रहे हैं। क्यों मजबूती से चल रहे हैं, याद रखना, इनके पास इनका मतलब एक वो था, जनरल था, आई गेस, डुप्लेक्स, ये फ्रेंच था, और इसने फर्स्ट सेकंड कर्नेटिक वॉर में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और इसकी वजह से ही मतलब ये लोग जीत भी जा रहे थे। और इसने एक पॉलिसी का यूटिलाइज किया था, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉरल्स, इस मतलब इस ऐसे इसके तहत ये इसका कुछ स्ट्रैटेजी रहा होगा। 1758-63 थर्ड कर्नेटिक वॉर, इसमें फ्रेंच हार जाएंगे, क्योंकि डुप्लेक्स भाई साहब तो नहीं है, तो उन्हीं के भरोसे जो था सो था। अब इंग्लिश जीत जाएंगे, और इसमें कॉन्टे और बैटल ऑफ वंडी वॉश, आई करेक्ट इट इन द पीडीएफ। और फाइनली याद रखना कि तीनों कर्नेटिक वॉर के बाद इनका कुछ ऐसा एंड नहीं हो रहा है, कोई थर्ड कर्नेटिक वॉर के बाद इनका लड़ाई नहीं खत्म हो रहा है। इनका लड़ाई खत्म हो रहा है ट्रीटी ऑफ पेरिस में, जो इंग्लैंड में होगा, और इसकी वजह से इनकी भी लड़ाई खत्म हो जाएगी, दोस्त बन जाएंगे लोग। ठीक है, फ्रेंच लेफ्ट इंडिया इन 1954, और तब जाके हमें पौंडीचेरी वापस मिलेगा, जो इनका मतलब पूरा मेन हब है, वो कैपिटल है इनका। अब देखो क्या हो रहा है कि इधर पोर्टुगीज आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, तो मतलब मेन तो इससे पहले कौन थे, राजा महाराज पूरे पूरे मुगल्स, मुगल्स का रूल था। लेकिन वही कि मुगल्स अब डिक्लाइन कर रहे हैं, उधर मतलब इंग्लिश देखो बढ़ रहे हैं, और मुगल्स इधर डिक्लाइन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे इंग्लिश, ये जो पूरा इंडिया है, इसमें कैसे कैसे, मतलब इंडिया ऐसा नहीं है खैर, पर मगर कैसे मुगल्स कम होते जाएंगे और इंग्लिश पूरा कैप्चर करते जाएंगे, उसी की कहानी अभी हमें शुरू में हम पढ़ रहे हैं टाइमलाइन वाइज। ठीक है, तो मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, कोई इंपॉर्टेंट रूलर है नहीं। और ये जो मतलब क्या हुआ कि मुगल जब डिक्लाइन कर रहे हैं, तो आप जब डिक्लाइन, आपका पावर जब कम हो रहा है, तो आपके जो अंडर काम करने वाले हैं वो आवाज उठाएंगे। तो जैसे कि कुछ कुछ सक्सेसर स्टेट्स, मतलब वो मतलब अपने को आजाद कर रहे थे, मुगल से अलग कर रहे थे खुद को, जैसे कि बंगाल इन 1717 मुर्शिद कुली खान, 1722 में अवध भी बोल दिए सादत खान भाई साहब, और हमें भी अलग कर दो। 1724 में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क भी बोल रहे हैं। तो याद रखना कि तीन लोग ऐसे, मतलब इनका नाम भी जरूरी है, और ये कौन, मतलब किस ईयर का, ये भी जरूरी है कि मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं और ये तीन लोग अपने को अलग कर रहे हैं। ठीक है, निजामुल मुल्क से एक और चीज मतलब एक इन्फॉर्मेशन एसोसिएट करके याद कर लो, किल्च। ठीक है,
देखो मुगल से ये तीनों आजाद हो रहे हैं। इधर 1739 में बैटल ऑफ करनाल हो रहा है, जिसमें मुगल्स हार जाएंगे। मोहम्मद शाह रंगीला उस वक्त रूलर थे, और नादिर शाह ये जीत जाएगा। ठीक है, और पीकॉक थ्रोन ले जाएगा, कोहिनूर ले जाएगा, जो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अब देखो कि मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, बैकग्राउंड में ब्रिटिश का क्या चल रहा है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर चल रहा है, सेकंड कर्नाटिक वॉर, अब इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की कहानी तो सबको पता ही है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इधर एक तरफ अपने इंग्लिश होंगे, और दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल। कौन होंगे नवाब ऑफ बंगाल? सिराजुद्दौला। ये तो हमने कहानी कई बार पढ़ी है। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, वो कैसे हारेंगे? मीर जाफर नाम का इनका जो सेनापति होगा, वो जाके इनसे मिल जाएगा, मीर जाफर। ठीक है, और उसको फिर रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव जीतने के बाद बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लाएगा। ये सब इतनी जाननी है। बैटल ऑफ प्लासी हो गया, और थर्ड कर्नेटिक वॉर कर रहे हैं ब्रिटिश। इधर बैटल ऑफ वंडीवर्ष भी हो गया, पूरा एकदम फ्रेंच फ्रेंच का उधर पूरा मतलब जीत रहे हैं। 1761 में क्या है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच होगा? मराठास हारेंगे, और अहमद शाह दुरानी जो एक अफगानी था, वो जीत जाएगा। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इतना याद रखो, टाइमलाइन याद रखो, टाइमलाइन देखो कैसे कैसे सब इवेंट्स अनफोल्ड कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी 1763 में, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच, और इधर ही बीच सन्यासी रिवोल्ट। बस जैसे तुम इमेजिन करो, इमेजिन इट लाइक अ स्टोरी। क्या होता है, मैं ये क्यों सब कुछ बहुत मिक्स क्यों लग रहा है कि ये तब से ये आ जा रहा है, तब से इंग्लिश आ जा रहा है, तब से अफगान आ जा रहा है? इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा जो मैंने टाइमलाइन ऐसे दिया हुआ है, ये टाइमलाइन के क्वेश्चंस ही आते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, और आपको कहीं कुछ भी पूछ देगा। जैसे बैटल ऑफ वंडीवर्ष दे देगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दे देगा, और बक्सर दे देगा, मतलब मिक्स करके देगा। तो आपको एक बार क्लियर होना चाहिए कि इसके बाद ये पढ़ा था, ऐसे कहानी मैंने ऐसे सोचा था, विजुअलाइज करके पढ़ो ताकि भूलो मत। तो सन्यासी रिवोल्ट बहुत पुराना है, उधर 1760s में चल रहा है, ये बस दिमाग में रखिए। बैटल ऑफ बक्सर होगा, और एक तरफ इंग्लिश, दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, और मुगल मुगल एम्परर भी इसमें रहेंगे, शाह आलम टू। इधर भी इंग्लिश जीत जाएंगे। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो हार चुके हैं, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगा शाह आलम के साथ। मतलब अभी भी बड़े भैया तो यही हैं, ये लोग अभी तो सक्सेसर स्टेट्स ही हैं छोटे मोटे। शाह आलम टू, और ये दीवानी दे देंगे बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की। वेरी इंपॉर्टेंट 3 जगह। बस ध्यान से देखते जाओ कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो पूरा एक्सपेंस है, वो जो उनका पूरा कंसोलिडेशन कर रहे हैं, वो कैसे मतलब बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। और डुअल गवर्नमेंट रहता है बंगाल में 72 तक। हम देखेंगे 72 के बाद क्या होगा। और नेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी चीज याद रखना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, ये सब मेरे गलत हुए हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि नेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? इंग्लिश के पास थी। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट में। इनफ। इसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन कंटिन्यूज। हम ये देख रहे हैं कि ये सब लड़ाई हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, मुगल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, इंग्लिश बढ़ रहे हैं। अब ये जो पूरा है ना, कि ब्रिटिशर्स कैसे कैसे वो पूरा एक्सपेंशन करते रहेंगे 1858 तक, मतलब मेजर मेजर 1858 तक तो चलेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे वो बढ़ा रहे, कैसे उनका एक्सपेंशन रहा, उसके बाद टाइमलाइन पे आते हैं। अभी हम अपना पूरा टाइमलाइन यहाँ तक छोड़ते हैं, 1765 पे विल कम बैक। इनका कंसोलिडेशन पहले देख लेते हैं, एक्सपेंशन देख लेते हैं कि कैसे। ये देखो, जो सारी जगह मैंने लिखे हैं, कैसे जीत रहे हैं ये। मैसूर कैसे जीतते हैं ये लोग? सबसे पहले मतलब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से लेकर 1769 तक। इसमें हैदर अली, जो कि मैसूर के रूलर होते हैं, वो जीत जाते हैं। ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है, और याद रखना कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर में नहीं मर रहे हैं ये हैदर अली। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को जीतने के बाद किसी डिजीज की वजह से मर रहे हैं, किसी वॉर में नहीं मर रहे हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, उनके बेटे हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान आ चुके हैं। इसमें क्या क्या रखना है? पोर्टोनोवा, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और ये इनकंक्लूसिव होता है, कोई जीता नहीं है। 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फिर टीपू के साथ, और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टीटू डिफीटेड बट नॉट डाइड। ठीक है, याद रखना क्या क्या ट्रीटी हुआ। पहले हमने देखा मद्रास, फिर मैंगलोर, फिर सेरिंगपट्टनम। मतलब मद्रास में गए, फिर मैंगलोर, फिर सेरिंगपट्टनम। ऐसे बोलो, कुछ भी स्टोरी बना लो कि मद्रास में गए, मैंगो लेकर पटना पहुंच गए, कुछ भी, मतलब वो टाइमलाइन के लिए याद रखो। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान किल्ड, और फिर उसका जो इंग्लिश थे अब तो जीत चुके हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर के वॉर के बाद। तो इन्होंने मैसूर की टेरिटरी किसी वोडियार रूलर को दे दी, और बाद में सब्सिडरी अलायंस करके उनको अपने में ले लिया। अभी हम देखेंगे कि ये सब कौन करे, जो इतनी सारी लड़ाइयां इतने सालों में हो रही है, कौन करे, वो हम आगे देखेंगे। मराठास को कैसे ये लोग, प्रोमिनेंट मराठास उस वक्त मतलब कौन कौन थे? गायकवाड्स ऑफ बरोच, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, पेशवाज ऑफ पुणे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 टू 82 में। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, याद रखना, इन मराठा से ही जुड़ी है। इसमें कौन कौन सी ट्रीटी होगी? सूरत, पुरंदर, सालाबाई। सालाबाई वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे। 1782 ट्रीटी ऑफ सालाबाई। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ बसाइन। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, बस ट्रीटी ऑफ पूना, मराठा कन्फेडरेसी डिसॉल्व हो गई, और पेशवा शिप जो था वो भी खत्म। ठीक है, लास्ट पेशवा
बिथूर कोई है कानपुर के बगल में जगह, वहां पे, बस इतना याद रखो मराठास के बारे में। सिंध कैसे ऑक्युपाई करेंगे, देखो मैसूर ले लिया, मराठा ले लिया, सिंध कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध करेंगे, लॉर्ड एलनबर्ग हम देखेंगे, एक ये गवर्नर जनरल होंगे। 1843 में सिंध भी ले लिया। अब पंजाब की कहानी क्या है, तो पंजाब में क्या है कि 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, तो उसमें सब अच्छा अच्छा है। इंग्लिश और रंजीत सिंह एक रूलर थे, उनकी उनसे एसोसिएटेड दो चीजें याद रखो, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी और सुकर चकिया मिसल, बस दो चीज। और इस ट्रीटी में ये तय होता है कि सतलज, जो सतलज रिवर है ना, उसको बाउंड्री ट्रीट करेंगे, हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे, सब कुछ मतलब पीसफुली, इसमें कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है। 1739 में रंजीत सिंह मर गए, अब भाई इंपॉर्टेंट रूलर थे, वो मर गए, तो अब इनको शय मिल गई। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ट्रीटी ऑफ लाहौर भैरोवाल, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, पंजाब को ले लिया भाई, डलहौजी गवर्नर जनरल, ठीक है। 1848-49 चल रहा है। हाँ, आप ये भी समझना कि मैंने 1858 ही क्यों लिखा है, देखो देखो मेजर लड़ाइयां जो हो रही है, मेजर जो ऑक्युपाई कर रहे हैं वो 1858 तक ही हो रहा है। वो बात अलग है कि कुछ कुछ आपको उसके बाद की भी दिखेंगी, मगर मेजर 1858 तक, उसका रीजन भी हम समझेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ कुछ चीजें जो मैंने लिखी हैं, ये मतलब पढ़ने की भी बहुत वो आवश्यकता नहीं है, आप बस इसको इतना याद रखो। नेवल फोर्स इनका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी, रॉकेट टेक्नोलॉजी, सेरिकल्चर, जैकोबिन क्लब के मेंबर भी थे ये, फ्रांस का जो था, ठीक है। नेपोलियन का समय याद करो अगर आप लोग, तो ट्री ऑफ लिबर्टी, सेरिंगपट्टनम में बनाते हैं, टू एरा कॉइन्स, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन फ्यूडल एरा, डिस्पाइस्ड पेलुंक्विंस, बस इतना, डिस्पाइस्ड पेलुंक्विंस। इसके बाद नेबरिंग कंट्रीज को कैसे ब्रिटिशर्स ऑक्युपाई करते हैं, नेपाल को ट्रीटी ऑफ सगौली से 1816 में, बर्मा को फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 और यांडाबो ट्रीटी इसके इसमें होगी, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852, थर्ड 1885, तिब्बत को ट्रीटी ऑफ लासा इन 1904। 1904 तक में भी कुछ कुछ चल रहा है, तो याद रखना कि 1885 58 के बाद भी कुछ कुछ है। कुछ कुछ जो अलग अलग वॉइस रॉयस थे, अलग अलग गवर्नर जनरल्स थे, उनकी अलग अलग पॉलिसी थी। जैसे ऑकलैंड थे, उनकी अफगान के अगेंस्ट थी पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी, लॉरेंस की पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, लिटन की पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। बस वर्ड एसोसिएशन याद रखिए, ज्यादा अंदर का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 टू 42, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 टू 80, बस। और लास्ट में ट्रीटी ऑफ गांडामार्क के अंदर 1879 में ये इनका कन्फ्रंटेशन एंड हो जाएगा और पीस ट्रीटी हो जाएगी। ट्रीटी ऑफ गांडामार्क के बाद कन्फ्रंटेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि 1765 तक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गया है, देखो बैटल ऑफ बक्सर हो गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, हमारा जो वहां तक हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तक देख रहे थे। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हो रहा है। 65 से लेके 72 तक हम मैं बोल रही थी कि 72 के बाद कुछ मेजर डेवलपमेंट होगा। क्या मेजर डेवलपमेंट होगा कि 1773 में, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो एक कंपनी जो आई थी ट्रेड करने को इंडिया में, पर ये लगे अक्वायर अक्वायर करने, तो उधर रानी साहिबा जो थी ब्रिटेन में, वो तो कहेंगे ना कि इन पे थोड़ा रेगुलेशन रेगुलेशन लगाओ, ये तो अपने मनमर्जी के तो कुछ भी कर रहे हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, अलग अलग एक्ट्स के द्वारा, अलग अलग रेगुलेशंस के द्वारा, कैसे कैसे हम लोग देखते हैं। तो 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो याद करनी है, विच इज इनसे रिलेटेड है एक रोहिल्ला वॉर, और ये टाइमलाइन के थ्रू ही याद करना। अब बस इतना याद रखो कि वॉरेन हेस्टिंग आ चुके हैं, अब उनके अंतर्गत ये चीजें हो रही हैं। इससे दो चीजें होगी, पहला तो कभी कभी ये भी पूछता है कि किस गवर्नर जनरल के अंदर ये हुआ है एंड ऑल दैट, और कभी कभी ये भी पूछता है कि ये इसके बाद हुआ कब हुआ, ठीक है। तो दोनों के लिए अगर आपका टाइमलाइन क्लियर है तो यू कैन टैकल दिस। तो रेगुलेटिंग एक्ट, अब एक्ट्स अलग अलग आएंगे, अब एक्ट्स आना शुरू हो गए, मतलब अलग अलग एक्ट्स के द्वारा रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हम अलग से पढ़ते हैं, हम उसके अंदर मैं इसको पढ़ाऊंगी। अगर ये वीडियो उतना लंबा नहीं हुआ तो मैं ये सारे टॉपिक्स लास्ट में बता रही हूँ, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसका ला रही हूँ, ताकि वो जो सारे टॉपिक्स मैं रेफर रेफर करके लिख रही हूँ उसको पढ़ा दूंगी। तो रोहिला वॉर इनसे जुड़ा हुआ है, और 1773 में आ रहे हैं, 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है, वो ट्रीटी ऑफ सूरत, पुरंदर, सलाबाई, जो लोग पीछे पढ़ रहे थे, अब देखो जो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, वो किसके किसके अंदर फॉल कर रहा है, कौन कर रहा है ये सब, मतलब। तो 79 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, पोर्टो नोवा, एसोसिएट करते चलो, पीछे हम पढ़ चुके हैं। और इसमें इन 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 दोनों लड़ाई में, इन दोनों वॉर में वॉरेन हेस्टिंग की कौन सी पॉलिसी थी फेमस, रिंग फेंस या सिक्योरिटी सेल पॉलिसी, याद रखना। और इसके बाद 1780 में, अब देखो वॉरेन हेस्टिंग आ चुके हैं, अब क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अंतर्गत।
हिक्की नाम के एक व्यक्ति ने फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में शुरू किया। अभी इसको हम लोग प्रेस के अंदर भी पढ़ेंगे। अब यहाँ से जैसे अब देखो कुछ कुछ हिंट्स जो मिल रहे हैं। अब प्रेस इन इंडिया इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसके अंदर बहुत लिमिटेड चीजें जो मैं यहाँ पे भी बता सकती हूँ, पर इससे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको। मैं ये लास्ट में जो रेफर है वो मैं बता दूंगी। अभी टाइमलाइन समझो। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर आ गया इंडिया में, बंगाल गजेट। अभी आप लोग पढ़ोगे जब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तो। और वॉरेन हेस्टिंग आएंगे, जो डुअल गवर्नमेंट बंगाल में चल रहा था जो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम से, वो हट जाएगा। ठीक है। 1788 में 1781 में कलकत्ता मदरसा ये स्टैब्लिश करेंगे। ये देखना कुछ कुछ शुरुआत एजुकेशन की भी यहाँ पे हमें मिल रही है। यहाँ पे एजुकेशन की भी शुरुआत मिल रही है। कलकत्ता मदरसा इन 1781। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो लिखी, मैंने सिर्फ लिमिटेड चीजें लिखी हैं इसीलिए। 1782 ट्रीटी ऑफ सालाबाई, अभी हम लोग पढ़े हैं, एंग्लो मराठा वॉर का एंड होगा। और 1784 में एक और एक्ट आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या था एग्जैक्टली, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, पिट्स इंडिया में क्या था। फिर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप करेंगे विलियम जोन्स, जो कि ओरिएंटलिस्ट। उस वक्त क्या है कि ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिशिस्ट का एक लड़ाई चल रहा है। मतलब जो ओरिएंटलिस्ट है वो कह रहे हैं कि हमें इंडियंस को उनके पास्ट का जो पूरा नॉलेज है उससे इंट्रोड्यूस करा के पढ़ाना चाहिए, और इंग्लिशिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, हमें इंग्लिश नॉलेज को, साइंस को, इनको पढ़ाना चाहिए। तो वही तो विलियम जोन्स थे, वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप करते हैं, जो कि एक ओरिएंटलिस्ट है। और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में एक और चीज जान लो कि इनका इम्पीचमेंट होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। यही है एक जिनका इम्पीचमेंट होता है, आई गेस। चलो 1773 तक चले, ये सब इतना सब कुछ किया। 1786 में आ गए लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस बन गए गवर्नर जनरल। आते ही आते सबसे पहले मैसूर का युद्ध करेंगे, तीसरी वाला, और सेरिंगपट्टनम का ट्रीटी। याद है ना ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, इधर ऊपर कहाँ गया, ले ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, याद आया, जहाँ पे टीटू डिफीटेड बट नॉट डाइड। तो कॉर्नवालिस आएंगे, टीटू को हरा देंगे मैसूर वॉर में। और संस्कृत कॉलेज एट बनारस, जो नाथन डंकन है वो कहेंगे कि भैया हमको, कॉर्नवालिस भैया हमको बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाने का मन है, ऐसे बस याद करो स्टोरी से। तो कहेंगे ठीक है बना लो, ठीक है, ऐसे ये याद हो गया। 1791 में ये हो रहा है। 1793 में कॉर्नवालिस का वेरी इंपॉर्टेंट काम, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ठीक है। अब ये क्या, इसमें क्या था, क्या ये क्या रेगुलेशन ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, इसको हम लोग लैंड रेवेन्यू के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं बता दूंगी पर वो कंफ्यूजिंग होगा, तो लास्ट में पढ़ेंगे। और इसको इस्तेमरारी सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। और कॉर्नवालिस के टाइम कौन कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाले एक्ट आ रहे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें बाद में देखेंगे। इन कॉर्नवालिस की और इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने सिविल सर्विसेज, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और इसके टू डिविजन्स उस वक्त कि कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड। जो कोवेनेटेड होंगे वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए होंगे, जो अनकोवेनेटेड होंगे वो इंडियंस के लिए होंगे, मतलब लो लेवल वाले। अभी कोई ऐसा होने कि इंडियंस को दे रहे हैं बड़ा बड़ा पोजीशन, इतने अच्छे लोग थोड़ी हैं ये। फिर इनको इसीलिए फादर ऑफ आईसीएस भी कहा जाता है, इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है। और ये इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे जुडिशरी को भी। कॉर्नवालिस डन। 1793 में सर जॉन शोर, इनके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस बैटल ऑफ खारदा याद रखना, निजाम वर्सेस मराठास के बीच में, इन्हीं के टाइम पे हो रहा है। और चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है। 1793 मतलब मिक्स हो गया इनके में भी, यही मतलब ऐसा कुछ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं टाइमलाइन बता रही हूँ। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। क्यों? नेपोलियन का डर। भाई उधर नेपोलियन सब कुछ जीत रहा है, और इन लोगों को क्या डर लग रहा था ब्रिटिशर्स को कि कहीं इंडिया ना पहुंच जाए। तो इसीलिए अपने एकदम सबसे अच्छे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर था वेलेस्ली, उसको भेजते हैं इंडिया कि तुम जाके उधर संभालो, नहीं तो नेपोलियन पहुंचा तो बवाल मच जाएगा। उधर टीपू सुल्तान दोस्ती कर ही रहे हैं सब, जैकोबिन वकोबिन कुछ ज्यादा ही लिबरल बन रहे हैं जो भी। फिर उसके बाद 1798 में वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि देखो आप, क्योंकि इस वक्त कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का थोड़ा अग्रेसिव वे में शुरू हो रहा है, उसकी कुछ झलकियां मिल रही हैं। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंतर्गत ये लोग क्या करेंगे कि जो अलग अलग स्टेट्स है, जो अलग अलग प्रोविंसेस है, उनको कहेंगे कि आप हमारे क्राउन का मतलब ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लो। तो सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत वो क्या कहेंगे कि प्रोविंसेस को कि आप हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हैदराबाद, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट हैदराबाद एंड लास्ट होलकर्स, याद रखना। लेकिन बीच में और भी करेंगे, मैसूर वाला वो याद है, वोडेयार रूलर वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था कि टीटू को हरा के ले लेंगे। फिर उसके बाद अवध, पेशवा, सिंधिया, बूंदी, भरतपुर, बहुत सारी सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत ये लोग लेते जा रहे हैं, सब जगह ऑक्युपाई करते जा रहे हैं। फिर 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर हुआ, जिसमें टीपू किल्ड। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है स्टेट सर्विसेज में भी पूछता है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए? फॉर आईसीएस ट्रेनिंग। कुछ और पूछ दिया कि पढ़ाई के लिए, ये के लिए कुछ नहीं, आईसीएस ट्रेनिंग याद रखना। 1802 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ बसाइन। बस हम लोग ये ऊपर पढ़े हैं एंग्लो मराठा वॉर सेकंड वाला क्या था उसके अंतर्गत। 1805 में सर जॉर्ज बर्लो, ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस एक एक वर्ड। इंसिडेंटेड वेलोर म्यूटिनी, लॉर्ड मिंटो
ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह वाले, अमृतसर से कोई, अरे रंजीत सिंह से कोई मिंटो दोस्ती कर रहा है कि सतलज को बाउंड्री बनाता है, याद कर लो बस। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, ठीक है। अब ये आ गए। अब देखो 1813 में ये आ रहा है, 1813 1800 नेक्स्ट ईयर ही क्या अच्छी चीज मतलब हो रही है, एक बड़ी चीज, आत्मीय सभा बना रहा है कौन, राजा राम मोहन रॉय, याद रखना राजा राम मोहन रॉय, आत्मीय सभा 1814, लॉर्ड हेस्टिंग का समय सोचो। फिर इनको राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर टू ने, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन, 1816 में एंग्लो नेपाल वॉर, ट्रीटी ऑफ सगौली मैंने बताया था ऊपर, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसी बीच ये चार्टर एक्ट भी आ रहा है। अब ये जो एक्ट है ना चार्टर एक्ट वाला, ये एजुकेशन पॉलिसी से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने ऊपर क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा, प्रेस देखा, लैंड रेवेन्यू देखा, एजुकेशन देखा, ये सब चीजें हमको लास्ट में पढ़नी है, थोड़े थोड़े बस, वेरी फ्यू मतलब इन्फॉर्मेशन वी हैव टू नो, जो कि मैं लास्ट में बता दूंगी। और 1817 में थर्ड मराठा वॉर, मतलब मराठा कॉन्फेडरेसी डिसॉल्व हो गई, और मराठा कॉन्फेडरेसी डिसॉल्व हो गई तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। और इनसे एसोसिएटेड और कुछ चीजें, पिंडारी स्ट्रेफ, ट्रीटी ऑफ सिंधिया। 1817 में कलकत्ता कॉलेज और हिंदू कॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछता है, राजा राम मोहन रॉय और हेयर, दो लोग मिलकर हिंदू कॉलेज बनाएंगे कलकत्ता में। 1820 में रियोतवारी सिस्टम, एंड 1822 में महलवारी सिस्टम। किनके पीरियड में आ रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखना। रेवतवारी से जुड़े कौन कौन लोग हैं, थॉमस मुनरो और रीड, थॉमस मुनरो और रीड, ये कहाँ है, मद्रास में। ये तो क्या था, परमानेंट सेटलमेंट वाला क्या था, बंगाल में था, कौन कर रहा है परमानेंट सेटलमेंट वाला क्या था, बंगाल में था, कौन कर रहा है, कॉर्नवालिस भाई साहब कर रहे हैं। 1820 में रेवतवारी, 1822 में महलवारी। रेवतवारी कहाँ, मद्रास में, कौन कर रहा है, मुनरो रीड। महलवारी होल्ट मैकेंजी। बस इतनी चीजें याद रखो। अभी इन सब सिस्टम का डिटेल हम पढ़ेंगे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। फिर लॉर्ड एमरहेस्ट आए 1823 में, फर्स्ट बर्मीज वॉर, वैंडापो ट्रीटी, भरतपुर कैप्चर्ड, बस। विलियम बेंटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में क्या क्या, अच्छे आदमी है, मतलब बहुत अच्छे नहीं, अब आगे एक और अच्छे आदमी आएंगे, ये थोड़े उस है, मतलब याद करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग। इन्होंने ठगी को सप्रेस किया और सती को बैन किया, देखो 1829 में, ये सब ईयर्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं। और सप्रेशन ऑफ ठगी से रिलेटेड एक लोग हैं कैप्टन स्लीमैन, बस एक जगह पूछा था पिच, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। इन्होंने क्या क्या कैप्चर किया, एनेक्स किया, मैसूर, कुर्ग, सेंट्रल कचर, और ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप भी साइन करेंगे रंजीत सिंह। देखो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, अच्छे आदमी है, ठगी बंद करवाओ, सती बंद करवाओ। राजा राम मोहन रॉय अच्छा काम कर ही रहे हैं ब्रह्म समाज वाला, इन्हीं के टाइम में 1828 में एक और अच्छा काम किए थे 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, आत्मीय सभा बना के इनके टाइम में ब्रह्मो समाज भी बना दिए, ठीक है। रंजीत सिंह से ट्रीटी कर ली कि दोस्त रहेंगे हम लोग। 1833 में चार्टर एक्ट आएगा, और इधरी बीच वहाबी मूवमेंट भी चल रहा है, तो थोड़ा सा इन सब मूवमेंट्स का टाइम पीरियड तो कंफ्यूजिंग होता है, पर आप लोग अप्रॉक्स लेके चला करिए, मतलब वहाबी मूवमेंट को कभी भी हम 20th सेंचुरी में नहीं मानेंगे, मतलब बस इतना समझना कि हम उधर पढ़े थे, पीछे पढ़े थे, अप्रॉक्स, कोई डेट जरूरी नहीं है ये सब। मतलब 1835 में मैकॉले मिनट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश को कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने पे जोर दिया जाएगा, और इंग्लिश को कैसे इंग्लिश एजुकेशन के लिए बहुत इसमें जोर दिया जाएगा, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इससे रिलेटेड है कि कैसे हम, और ये डिटेल्स में बताऊंगी बाद में, बस अभी के लिए बस हिंट दिया है कि क्या था। 1835 लॉर्ड मेटकॉल्फ बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मेटकॉल्फ एक्ट आएगा, प्रेस से रिलेटेड, ठीक है। बस इनके बारे में एक ही चीज। लॉर्ड ऑकलैंड, इन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर की, और इनके अंतर्गत और क्या क्या है, जमींदारी एसोसिएशन इन कैलकाटा। ये देखो यहाँ से क्या हमें पढ़ने को जरूरी है अभी आगे, प्री कांग्रेस एसोसिएशन, कांग्रेस बनेगी 1885 में, मगर उससे पहले भी कुछ कुछ छोटे मोटे एसोसिएशन बनना शुरू हो गए ना, तब तो जाके मेन कांग्रेस की नींव पड़ेगी, तो उससे पहले की कौन कौन से एसोसिएशन है ये भी हम देखेंगे अलग से, उसकी टाइमलाइन क्लियर होनी जरूरी है। 1839 में डेथ ऑफ रंजीत सिंह, अब रंजीत सिंह मर गए तो वही सब शुरू होगा, फिर पंजाब को कैप्चर करने का सिख वॉर शुरू होगा। 1839 में ही तत्व बोधिनी सभा भी बना रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। कुका कुका मूवमेंट का कुका मूवमेंट का टाइम पीरियड एक्चुअली क्लियर नहीं है, तो इधर मैं आई मेंशन दिस इन कमेंट और नीचे कि क्या है इसका एग्जैक्ट, अभी इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। इसके बाद 1842 में लॉर्ड एलनबर्ग आएंगे, एलन बोरोग, और सिंध को एनेक्स करेंगे और स्लेवरी को अबॉलिश करेंगे, बस। एलन का क्या काम, सिंध को कैप्चर किया, स्लेवरी हटा दिया, दो काम बस। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, हार्डिंग एक और आएंगे 1900 के बाद, उनको अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग आएंगे 1845-46 में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, मैंने कहा था ना रंजीत सिंह मरेंगे सिख वॉर शुरू होगी, हार्डिंग आए, अपना ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ, भैरोवल हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, एबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। अब इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम तो कितनी बार सुने हैं हम लोग, सीरियल नहीं आता था झांसी की रानी वाला, उसमें भी हम कई बार सुने हैं।
तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट अगर इनका कुछ वो था, मतलब खैर काम तो बंदे ने बहुत कुछ किया है अच्छा बुरा सब, लेकिन एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, वो जो झांसी की रानी वाला स्टोरी सेम। हाँ, तो मतलब इसके अंतर्गत अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो किसी को मतलब अडॉप्ट करके आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है ये मेरा उत्तराधिकारी रहेगा। आपका पूरा जो स्टेट है, आपका जो पूरा टेरिटरी है, वो चला जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथ में। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब लैप्स मोर और लेस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नाम है ना, ये पूरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम लाइन से। क्रोनोलॉजी कभी कभी पूछता है, तो सबसे पहले सतारा इन 1848, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, फिर झांसी, झांसी इन 1853। ठीक है, नागपुर, बाघत और अवध। एक चीज याद रखना कि इसको अवध जो था, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रीजन से नहीं कैप्चर किया था, मतलब नहीं लिया था। उनको बोला था कि तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, मतलब अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो, मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम ले रहे हैं तुम्हारा टेरिटरी, मतलब हद है। मगर यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि इस पे नहीं लग रहा था, तो अब किसी बहाने से अब इनको तो सब वही है, इनका चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है, तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से अवध को भी ले लिया। और ये वाला टाइम में प्लीज कोई भी ट्रिक लगा के, मैंने भी अपना एक ट्रिक बनाया पर वो शेयर करने लायक नहीं है, सबका अपना एक पर्सनल निमोनिक होता है, तो आप कैसे भी करके इसको याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, पंजाब को भी एनेक्स कर लिया डलहौजी ने। ठीक, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव, वो जो हम लोग देख रहे थे ना प्री कांग्रेस एसोसिएशन, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर और जमींदारी एसोसिएशन, ये सब याद है। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव, तीन देख लिया हमने अभी अभी और आगे आएंगे आगे। 1852 में सेकेंड बर्मीज वॉर करेंगे डलहौजी, और डेक्कन एसोसिएशन बना रहे हैं तिलक, तिलक का तो नाम अभी काफी बार आएगा आगे, मतलब 1905 के बाद आएगा। 1853 में मतलब इन्होंने काफी डेवलपमेंट्स भी किए डलहौजी ने। फर्स्ट रेलवे लाइन इन्हीं के टाइम पे बन रहा है, बॉम्बे टू थाने वाला। फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में, फर्स्ट जूट मिल 1855 में। 1853 में झांसी को भी एनेक्स कर रहे हैं, उधर झांसी को एनेक्स कर रहे हैं, उधर रेल बना रहे हैं। सोचो, विजुअलाइज करो, याद करना है तो। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, टेलीग्राफ रिफॉर्म्स, वुड्स डिस्पैच आएगा एजुकेशन से रिलेटेड, गैंजेस कैनल ओपन होगा, पीडब्ल्यूडी हर प्रोविंस में ओपन होगा। फिर उसके बाद 1855 में संथाल रिवोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इसका तो मतलब टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 में अवध को एनेक्स कर लेंगे मैड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। विडो रिमैरेज एक्ट, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट के, और रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अब आप देखो कि ये कुछ कुछ जो हम लोग को अभी अच्छा लग रहा है, उस वक्त के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ना। ये रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ला रहे हो, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ला रहे हो, इसमें क्या हो रहा है कि मतलब ये जो ओवरसीज जाने के लिए, मतलब क्या था वो पहले रूल आपने पढ़ा होगा ना, कई बार नॉवेल्स में भी आता है कि पहले के अगर लोग अगर समुद्र पार कर लेते थे तो उनको एकदम धर्म से निष्कासित ही कर देते थे। तो ऐसा सब लॉ ये लोग ला रहे थे कि मतलब इंडियंस को बाहर बाहर जाने के लिए, भेजने के लिए। तो इसकी वजह से सब यहाँ की जनता बहुत नाराज हो रही थी कि ये हमारे रिलीजन पे वार कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड देखना, ये 1856 चल रहा है, बहुत जल्द 1857 आने वाला है, और रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसका बहुत बड़ा कारण था कि ये मतलब इंडियंस को ये लगने लगा था कि ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं कई सारे तरीकों से। अभी उधर सती अब बैन कर रहे हैं, कोई उधर मतलब चाइल्ड मैरिज बंद कर रहा है, तो मतलब अभी उस वक्त के भारतीयों को अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो रिवोल्ट होगा। लेकिन अच्छे अच्छे काम हमने क्या क्या देखे इनके पीरियड में, कि फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट कॉटन मिल, फर्स्ट जूट मिल, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन से रिलेटेड, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, विडो मैरिज एक्ट, सब हो रहा है 1856। 1857 में लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे, ठीक है, और रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को मैं यहाँ, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैंने कई बार पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ, उसमें बहुत घिसी पिटी चीजें पूछता है। और मेन अगर कुछ इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ से इंपॉर्टेंट है, जैसे कानपुर से दादा, अरे दादा साहब बोल रही हूँ, कौन थे वो, नाना साहब, ऐसे ऐसे, मतलब बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ, उसकी छोटी सी मतलब इन्फॉर्मेशन लिस्ट है, जो मैं वो लास्ट वाले का जब वो मैं सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें दे दूंगी, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं इंपॉर्टेंट है। 1857 में रिवॉल्ट हो गया, अब बहुत मेजर चेंज आएगा कि वो 1858 वो ईयर क्यों था जब मैंने कहा कि उसका बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि 1858 में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, और जो अभी तक क्या था कि अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि कैसे कैसे जो ब्रिटिश क्राउन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को कम करती जा रहे हैं, और जो पूरा ब्रिटेन का जो पूरा मतलब राज है जो क्वीन का है,
क्राउन का जो राज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और फाइनली जब रिवोल्ट हो जाएगा, इनको बड़ा बहाना मिल गया कि तुमसे भैया ना हो पाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम छोड़ो ये सब, हमको दो, और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू क्राउन प्रॉपर। इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोलेंगे, उसमें बहुत मेजर मेजर चेंजेस आएंगे, और इसके बाद से ही इस एक्ट में बोलेंगे ये लोग कि देखो हम लोग ज्यादा अब तुम लोग का एनेक्सेशन नहीं करेंगे, हम अच्छा अच्छा काम करेंगे, गुड गवर्नमेंट एक्ट ला रहे हैं, अब इंडियंस तुम लोग परेशान मत हो, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, गलती हो गई हमसे, मतलब एनेक्स वगैरह अब ये करना बंद कर देंगे, बहुत कम जगह इसके बाद अब लड़ाई वड़ाई ऐसा सब मतलब होगा, एक्सपेंशन बहुत कम हो जाएगा। एक और चीज जो मैंने मिक्स मिस कर दिया वो ये था कि यहाँ पे वेयर इज विलियम बेंटिक, हाँ, कि ये सब लोग जो इससे पहले है ना, ये लोग गवर्नर जनरल्स हैं, ठीक है, और विलियम बेंटिक विल बी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था कि सब लोग बस गवर्नर जनरल कहते थे, इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे, ये याद रखना। बेंटिक अच्छे आदमी, ठगी और ये सब सती वती वाला, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, और अब से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे उनको कहा जाएगा वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले वॉइसरॉय अभी कैनिंग थे ही, ठीक, कैनिंग को ही कंटिन्यू करवा देंगे, और ये पहले वॉइसरॉय भी हो जाएंगे, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हो जाएंगे, ठीक है। अब कैनिंग आ गए, कैनिंग के टाइम में क्या क्या हो रहा है देखो, कैनिंग के टाइम में उधर इंडिगो रिबिलियन चल रहा है बिहार में 1858 में, व्हाइट म्यूटनी भी हो रही है, कुछ यूरोपियन ट्रूप्स कर रहे हैं, यूरोपियन ट्रूप्स कर रहे हैं, देख लो। और 1860 में इंडियन पीनल कोड, कैनिंग के टाइम पे इमेजिन करो, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल पीनल कोड, इसका ईयर है 1860, इसका 1861, डोंट फॉरगेट। और इसी टाइम में 1861 में ही अलेक्जेंडर कनिंगम, इमेजिन करो ऐसे आईपीसी क्रिमिनल पैनल कोड कोई टाइप कर रहा है, कैनिंग ऑफिस में बैठा है, और अलेक्जेंडर कनिंगम से ऐसे हाथ मिला रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चलो स्टैब्लिश करते हैं, सही है, ठीक है। और इंडियन काउंसिल एक्ट भी 1861 में आएगा, उसके फीचर्स हम आगे देखेंगे। 1862 में लॉर्ड एल्गिन, जिनका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1864 में लॉरेंस, लॉरेंस के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लो। ये जो हमने पहले ही बताया था मैंने कि अफगान के अगेंस्ट इनकी पॉलिसी थी मास्टरली इनएक्टिविटी वाली, मैंने 3 लिखी थी, याद रखना। हाई कोर्ट सेट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1864 में, मतलब लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे। और भूटान वॉर होगा 1865 में, ठीक है। 1866 में क्या होगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाएंगे दादा भाई नारोजी, वेरी इंपॉर्टेंट। 1867 में प्रार्थना समाज स्टैब्लिश करेंगे, कौन, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो याद है ना तारक मेहता वाला, ऐसे वो प्रार्थना ऐसे, ठीक है। 1869 में लॉर्ड मायो, इनके बारे में कुछ कुछ चीजें जान लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। मायोज रिजोल्यूशन आएगा 1870 में, दिस विल बी अबाउट फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। ये मतलब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने का जो, इसका भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक मायो है आगे आपके रिपन भी आएंगे। तो इनका फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होता है मायो का। इनके टाइम पे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनेगा, देखो 1872 में, क्योंकि फर्स्ट टाइम सर्वे होगा इनके टाइम पे, ठीक है, 1872। लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम सर्वे था ना, ये फुल फ्लेजेड सर्वे नहीं था, ठीक है, फुल फ्लेजेड सर्वे होगा 1881 में। ये मतलब ऐसे मेन ऐसे कुछ वो बहुत बड़ा वाला सर्वे नहीं, पर हाँ इनके टाइम पे सर्वे शुरू हुआ था। एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, स्टेट रेलवेज, और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये ही वाज मर्डर्ड इन ऑफिस, ही वाज द ओनली वन हु वाज मर्डर्ड इन ऑफिस। ऑफिस मतलब ऐसे नहीं कि मैं ऑफिस में बैठा है कोई गोली मार दिया, ऑफिस में मतलब कि ये जब इनका टेन्योर जब था उसी में इनको मारा गया, जब ये वॉइसरॉय का जब इनका टेन्योर था। और 1870 में पूना सार्वजनिक सभा रनाडे बना रहे हैं, और अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, इसी सब 70s के टाइम में, याद रखो 70s के टाइम में इधर रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइम सर्वे मतलब अभी छोटा मोटा शुरू हुआ है, 10 साल बाद आएगा मेन। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनका क्या है, प्रिंस वेल्स की विजिट होगी, ट्रायल ऑफ गैकवर्ड ऑफ बड़ौदा, कुका मूवमेंट इन पंजाब, कुका मूवमेंट देखो उधर इधर भी आ गया, इधर कंफ्यूजिंग है ये, मैं इसका कंफर्म करके आपको जरूर बताऊंगी। 1873 में सत्यशोधक समाज में ज्योतिबा फूले, देखो ये, अब देखो इसे कितना पुराना है, अगर आपको कभी ये वाला दे दिया, मतलब सपोज ज्योतिबा फूले से रिलेटेड कुछ भी दे दिया, तो अब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि ये 1900 के बाद में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि उधर है ये ना, 1870s में है। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में बना रहा है। 1875 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये जो कुछ भी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी ये इवेंट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग हो गई 1875 में। आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट होगा बाय दयानंद सरस्वती, ऑफ कोर्स। थियोसॉफिकल मूवमेंट बाय ब्लेवेत्स्की एंड ऑलकॉट, देखो थियोसॉफिकल मूवमेंट से जुड़ी थी एनी बेसेंट भी, बट शी वाज नॉट द फाउंडर, दे आर फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट, ठीक है। एट मद्रास, ये भी याद रखना, मद्रास में ये होगा। और इंडियन लीग की स्थापना करेंगे शिशिर कुमार घोष।
और इसी समय अलीगढ़ या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाय सर सैयद अहमद खान। तो 1875 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि यहाँ पे डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग हो रहा है, आर्य समाज की स्थापना, थियोसॉफिकल मूवमेंट, इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी आएंगे, वो अलग होंगे एकदम, एस एस है, कंफ्यूज नहीं करना, दीज आर इंपॉर्टेंट। अलीगढ़ मूवमेंट बाय सर सैयद अहमद खान। एक चीज जान लो कि ये जो डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग था ना, ये मनी लैंडर्स के अगेंस्ट था। मतलब अक्सर जो हम ये देखते हैं कि इंडिगो रिबिलियन या सब जो चल रहा है ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे ना, मगर जो डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग था ये मनी लेंडर्स के अगेंस्ट था। 1876 में लॉर्ड लिटन बिकम्स वॉइसरॉय। और अब क्या क्या होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बनाएंगे एस एन बैनर्जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनके बारे में जान लो कि ही was dismissed from ICS. He was first journalist to go to jail and Indian Liberal Association भी ये आगे बनाएंगे। यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बना रहा है एस एन बनर्जी, और जर्नलिस्ट हैं ये, ICS से डिसमिस्ड है, और आगे इंडियन लिबरल एसोसिएशन भी बनाएंगे। लॉर्ड लिटन के टाइम पे ये रॉयल टाइटल्स एक्ट, क्वीन विक्टोरिया, टाइटल ऑफ कैसर हिंद, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये सब चल रहा है। फर्स्ट दिल्ली दरबार, ये दिल्ली दरबार से ही एसोसिएटेड है एक्चुअली। फर्स्ट दिल्ली दरबार होगा, ठीक है, 3 दिल्ली दरबार होंगे। अभी 1903 में भी होगा, मतलब हम लोग देखेंगे आगे। 1877 वाला याद रखो, फर्स्ट दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाएगा। प्रेस वाला जब हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये मतलब कर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें, मतलब प्रेस से रिलेटेड जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ये सेंसरशिप से रिलेटेड ये एक्ट होगा। और इसको ये किसके पीरियड में आएगा, लिटन के टाइम पे। इन्हीं के टाइम पे सेकंड एंग्लो अफगान वॉर होगा। और ये कौन सी पॉलिसी मतलब फॉलो करेंगे, प्राउड रिजर्व पॉलिसी, वो हमने मास्टरली इन एक्टिविटी भी पढ़ी थी, याद रखना। और फाइनली 1879 में ट्रीटी ऑफ गैंडोमैक के अंदर फिर अफगान से ये इनका कन्फ्रंटेशन खत्म हो जाएगा। 1880 लॉर्ड रिपन, यार ये मेरा फेवरेट सा है, थोड़ा अच्छे आदमी थे। वो रिपील ऑफ वर्नाकुलर एक्ट कर देंगे, वर्नाकुलर एक्ट अच्छा नहीं था, हटा देंगे। फिर रिपन रिजोल्यूशन लाएंगे, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे। फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो जाएगा, क्या होगा, ये क्या बोलेंगे कि इंडियन मैजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकते हैं यूरोपियंस का। मतलब अब तो अच्छे आदमी थे, बोल गए, लेकिन अब इससे कंट्रोवर्सी होगी ना, मतलब अब कहाँ वो सब उस समय। तो रेंडिशन ऑफ माइसोर इनसे रिलेटेड है। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन्हीं के टाइम पे आएगा 1881 में। इस जिस फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट और सेकंड फैक्ट्री दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के बारे में याद रखना कि इसमें चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करने की बात होगी, और जो बिलो 7 वाले होंगे उनको उनका मतलब चाइल्ड लेबर तो बैन कर दिया जाएगा। और 1881 में फुल फ्लेजेड सेंसस भी होगा। हंटर कमीशन आएगा इनके टाइम में, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेगा, एजुकेशन में पढ़ेंगे। और 1883 बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बाई सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बस अब कांग्रेस बनने वाला है, देखते रहो ध्यान से। इंडियन नेशनल कांग्रेस सुरेंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद कर लो। फाइनली इन 1884 लॉर्ड डफरिन बिकम्स वॉइसरॉय। ये मैं भूल गई थी, बाद में ऐड किया है। डफरिन के टाइम पे क्या क्या जरूरी है कि मद्रास महाजन सभा, मतलब 1884 में बन रहा है, क्या क्या हो रहा है, मद्रास महाजन सभा, एस अय्यर, आनंद चार्लू, विरगावचारी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो भी एसोसिएशंस आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनके नाम को कौन स्टैब्लिश कर रहा है, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखे ना बस उतने भी याद कर लो, काम चल जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बना रहा है तिलक, ठीक है, 1884 में डफरिन। और ये सब डफरिन के बारे में क्या है। और 1885 अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे तो सबको ही पता है। सबसे पहले देखो, मतलब 1885 में दो चीजें हो रही हैं। पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बन रहा है। कौन बना रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, और बदरुद्दीन तैयब जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे, आई गेस, हाँ। और 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेड बाय एओ ह्यूम, बॉम्बे में दिसंबर में। इसीलिए आप देखोगे कि कांग्रेस के जितने भी सारे सेशंस होते हैं वो जनरली दिसंबर में होते थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे डब्ल्यूसी बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम, डब्ल्यूसी बनर्जी, बॉम्बे, दिसंबर, ठीक है। प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी हो गया। और इसी ईयर में हो रहा है एंग्लो बर्मीज वॉर भी, मतलब ये मैंने टाइमलाइन के लिए बस ऐसे डाला है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1886 में आईएनसी के सेकंड प्रेसिडेंट कौन होंगे, दादा भाई नौरोजी। सेकंड प्रेसिडेंट, फर्स्ट कौन था, डब्ल्यूसी बनर्जी, सेकंड होंगे दादा भाई नौरोजी। और 1887 वाला जो होगा उसमें होंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ये तो ये चार है ना, शुरू के चार बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो 1905 के बाद तो सारे मतलब इंपॉर्टेंट हम लोग जानते ही हैं। मगर इसमें क्या क्या जरूरी है कि फर्स्ट वाले में डब्ल्यूसी बनर्जी, सेकंड वाले में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी हु विल बी द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। और थर्ड मतलब फोर्थ आईएनसी का जो प्रेसिडेंट होगा 1888 में जो सेशन होगा उसमें जॉर्ज यूल, ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट होंगे कांग्रेस के, ठीक है। और 1887 में एक और चीज जरूरी हो रही है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो क्या होता है कि
कांग्रेस के मतलब रानाडे वगैरह भी थे ना ये लोग, तो ये पूरा मतलब इनका सोशल वर्क वाला काम ज्यादा था, तो सब इनको बोले कि रानाडे भाई आप अपना अलग कर लो, ये सोशल वोशल वाला हमारा पॉलिटिकल रहना दो कांग्रेस का सब काम। तो रानाडे अपना अलग बना लेंगे, मतलब इनको अलग कर देंगे, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बन जाएगा, सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस, ठीक है। मैंने कुछ भूला तो नहीं, मैं ऊपर कुछ, हाँ एक और चीज थी लॉर्ड डफरिन से रिलेटेड, कि इन ये एचिसन कमिटी, ये आईसीएस से रिलेटेड है, ये भी इनके टाइम पे मतलब आएगी, ये भी इनके टाइम पे स्टैब्लिश होगी। फिर उसके बाद 1888 में लॉर्ड लैंसडोन बिकम्स वाइसरॉय। अहमदिया मूवमेंट इस टाइम पे चल रहा है, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम मूवमेंट था, और मिर्जा गुलाम अहमद इससे जुड़े हुए थे। दुरंत कमीशन, आपने सुनी होगी ना, दुरंत लाइन जो है, आज भी पाकिस्तान आज तो वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, पर उस समय वो इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन डिसाइड करने के लिए था। 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट वाला पढ़ा था हमने, फर्स्ट वाला क्या पढ़ा था, रिपन रिपन रिपन, हाँ वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था, और जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट होगा वो वुमेन से रिलेटेड हो गया, कहाँ गया, हाँ, कि इसमें होगा हॉलीडे होगा, हॉलीडे की बात की जाएगी वीकली फॉर ऑल, हॉलीडे तो सबको, लेकिन रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स तो वुमेन ना, मतलब लेडीज हूँ, तो रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन ओनली एंड हॉलीडे फॉर ऑल, ठीक। 1894 लॉर्ड एल्गिन, मॉडरेट स्ट्रगल बाय गांधी, मतलब ये टाइम पीरियड के लिए लिखी हूँ मैं बस, इसमें ऐसा कोई इनका रोल नहीं है, पर 1894 का टाइम चल रहा है, इसी समय अपना गांधी जी वो पूरे स्ट्रगल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, याद करो अभी गांधी जी आए नहीं है सीन में। 95 में, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी, ये ईयर जरूरी नहीं है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन, कि कादम्बिनी गांगुली विल बी द फर्स्ट वुमन टू गिव स्पीच इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। कादम्बिनी गांगुली फर्स्ट वुमन टू गिव स्पीच इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, बस इतना इन्फॉर्मेशन, ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर डेक्कन सभा गोखले स्टैब्लिश करेंगे 1896 में। 97 में, अब देखो अब यहाँ से जो ये मेरा काम खत्म होने वाला है, मतलब ये टाइमलाइन का, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट कैसे शुरू होगा, रिवोल्यूशनरीज का अब उदय हो रहा है। अब देखो चापेकर ब्रदर्स किल्ड रैंड, आईपीसी सेक्शन 156 ए ला रहे हैं ब्रिटिश, जो सेडिशन लॉ से रिलेटेड होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये सब जो मतलब, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ मेनली, कि अभी तो एसोसिएशंस बन रहे थे, अभी तो सब कुछ पीसफुल पीसफुल बातें हो रही थी, किताबें लिखी जा रही थी कि ब्रिटिशर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं एंड ऑल दैट। अब लेकिन रिवॉल्यूशनरी सीन में आ रहा है, अब ब्रिटिशर्स को परेशानी होने वाली है, अब थोड़ा सा जो स्ट्रगल है वो वॉयलेंट होने वाला है, अब जो थोड़ा स्ट्रगल है वो अपना फियर्स मोड में आने वाला है, अब उतने आराम से बात नहीं होगी इनसे, अब नेशनली स्ट्रगल शुरू होगा। तो अब उसकी कैसे कैसे हम देख रहे हैं शुरुआत कैसे हो रही है, कि जैसे रिवॉल्यूशनरीज क्या क्या करते जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि अभी आगे चल के आप देखोगे उधर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी होगी, फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी होगी, अभी जब मारना पीटना सब शुरू करेंगे ब्रिटिशर्स को, तब इनका हालत खराब होगा, तब ये लोग भी थोड़ा सा मूड में आएंगे। तो इनको तो पता था कि ये देखो लॉर्ड कर्जन, इसके बाद आएंगे लॉर्ड कर्जन एल्गिन के बाद, और इनका भाई लाइन सुनो जरा, माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल, ये तो बातें ये लोग बोलते थे। तो अब इन लोग के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते ना, अब हमें अपना तरीका अलग करना पड़ेगा। तो इधर कुछ कुछ लोग, अब वो जो स्ट्रगल है पूरा, कि मॉडरेट और रेडिकल्स के बीच का, कि कुछ लोग हैं कि बैठ के बात करते हैं अच्छे से, ब्रिटिशर्स के साथ बना के चलते हैं, बन जाएगा, मतलब बात मान जाएंगे वो लोग, लेकिन दूसरी तरफ जो रेडिकल्स होंगे वो कहेंगे कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि अब ये, इसीलिए मैंने इसको बस 1905 तक ही रखा है, और उसके बाद का जो पूरा है वो दूसरे वीडियो में कवर हुआ हुआ है। यहाँ तक का अब मतलब इसमें बस हम देख लेते हैं क्या क्या बचे हैं टाइमलाइन में। 1897 में क्या क्या हो रहा है, रामकृष्ण मिशन बाय विवेकानंद, देखो ये इनका टाइम पीरियड समझो, 1897 है ये, मतलब 1900 से तो बस पहले ही है। आईपीसी सेक्शन 156 ए, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज बेसेंट, एनी बेसेंट बनाएंगी बनारस में। 1899 में लॉर्ड कर्जन आएंगे, इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर होगा, ठीक है ना, ये अपना मतलब रहेंगे 1995 तक। इनके टाइम में क्या क्या होगा, कि पुलिस कमीशन आएगा हेनरी फ्रेजर के अंदर, और कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी होगी। 1902 में यूनिवर्सिटीज कमीशन आएगा, और 1903 में सेकंड दिल्ली दरबार, मैंने बताया था 3 दिल्ली दरबार होंगे, एक जो हमने पढ़ा था 1877 में, एक 1903 में, एक 1911 में। और 1904 में देखो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ला रहे हैं, रेलेक कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को कौन रेकमेंड करेगा, रेलेक कमीशन, टू कंट्रोल यूनिवर्सिटीज। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाएंगे टू कर्ब प्रेस फ्रीडम। ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अब थोड़ा रेडिकल रुख अपनाया जा रहा है, मतलब नेशनलिस्ट अपना रहे हैं, तो इसके लिए ये ऐसे ऐसे एक्ट्स ला रहे हैं जिससे कि उनको उनको मतलब ये स्ट्रगल कर्ब किया जाए। और ट्रीटी ऑफ लासा याद रखो, ये मतलब कितना लास्ट में हो रहा है, हमने देखा था कि मतलब एक्सपेंशन बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ हो रहा है, कर्जन अभी मतलब तिब्बत को। और यंग हस्बैंड्स मिशन भी इससे रिलेटेड है, बस इतना याद कर लो, तो मुझे भी नहीं पता क्या है। 1905 20 जुलाई को डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन,
7 अगस्त को एंटी पार्टीशन मूवमेंट अनाउंस करेंगे। अभी इन्होंने कहा कि मतलब बंगाल डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, याद रखना ये वो वाला पार्टीशन नहीं है, अभी 1947 नहीं है। बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर होगा। 7 अगस्त को ये लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू कर देंगे नेशनलिस्ट, और 16 अक्टूबर को पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लॉर्ड मिंटो आ जाएंगे, और इस मतलब इन्हीं के टाइम पीरियड में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाएंगे गोखले, इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाएंगे श्यामजी वर्मा, वो कालीगा सत्याग्रह होगा मैसूर में। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और तो मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ इससे। हाँ, तो बस यही है कि इसके बाद अब नेशनलिस्ट स्ट्रगल शुरू होगा पूरा आपका, स्वदेशी मूवमेंट, और 1916 में वो स्प्लिट होगा बस। और इसके बाद से पूरा नेशनलिस्ट स्ट्रगल का हम देखेंगे, जो दूसरे वीडियो में है, जो इससे पहले अपलोड हो चुकी है। अब इसके हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी बाकी हैं, मतलब मैंने तो ये जो आपको बताया वो टाइमलाइन थी ना, इसमें क्या क्या चीज़ें बची हैं ये देखिए। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रेस इन इंडिया, 2 3 लैंड रेवेन्यू, चौथा सिविल सर्विसेज, और तो आई गेस हाँ प्री कांग्रेस एसोसिएशन। ये 5 चीजें, और ये इतनी छोटी हैं कि मतलब फट से हो जाएंगी। तो बस नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और ये जो 5 टॉपिक्स हैं मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। और अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।